इस लेक्चर में हम बीम डिफ्लेक्शन पे बात करेंगे और जो तरीक़ा हम इस्तेमाल करेंगे वो इंटीग्रेशन का होगा। बीम पर हमारी गुफ्तगू जारी है। हम फ्लेक्चर फार्मूला मुरतब कर चुके हैं जो काम आता है स्ट्रेस कैलकुलेट करने के। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर एक प्रिज्मेटिक बीम पर बेंडिंग मोमेंट लगी हुई हो तो वो एक आर्क की शक्ल में डिफ्लेक्ट होती है जिसका रेडियस रो होता है और उस रो का डायरेक्ट ताल्लुक़ उस बेंडिंग मोमेंट से होता है। अब हम देखेंगे कि जब वो बीम डिफ्लेक्ट होगी तो अगर हम उसको एक फ़ंक्शन की फॉर्म में लिख सकें तो वो फ़ंक्शन किस तरह लिखा जाएगा। इस फंक्शन का एक आपको आइडिया देने के लिए ये 3 एग्ज़ाम्पलें मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हैं कि कैंटिलीवर बीम पर अगर लोड लगा हुआ हो तो इसकी डिफ्लेक्शन इस तरह होगी और अगर सिंपली सपोर्ट पर लोड लगा हुआ हो तो इसकी डिफ्लेक्शन इस तरह होगी और अगर ओवर हैंगिंग पर लोड लगे हुए हों P1 और P2 तो इसकी डिफ्लेक्शन इस तरह होगी। हम चाहेंगे कि हम इन जो डिफ्लेक्टेड कर्व्स हैं इनका फंक्शन मालूम कर सकें। हम अपनी बात को एक मिसाल के ज़रिए वाज़ेह करते हैं। ये हमारी ओवर हैंगिंग बीम है जिस पे 2 जगह से फोर्सेस लगी हुई हैं और 2 जगह से ये सपोर्टेड है। अगर हम एक लाइन पास करें जो कि तमाम क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास कर रही हो जो कि अमूमन हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो ये सुर्ख रंग की लाइन जो है वो हमारा एक्स एक्सिस है और जब हम इस पर लोड P2 और P1 लगाएंगे तो ये लाइन थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी जो इस तरह यहाँ पर ये ड्रॉ की गई है। इस लाइन को हम एक x के फंक्शन के तौर पर y ऑफ x लिख सकते हैं और इसका नाम इलास्टिक कर्व होता है और चूंकि ये y ऑफ x यानी कि एक फंक्शन है x का तो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो हम अपनी सब्सीक्वेंट स्लाइड में इसको कैलकुलेट करने के तरीके पे बात करेंगे। हम अपनी पुरानी चीज़ें कुछ दोहरा लेते हैं। हमने बात की कि अगर एक प्रिज्मेटिक बीम पर प्योर बेंडिंग लगी हुई हो तो वो एक आर्क की शक्ल में डिफ्लेक्ट होती है जिसका रेडियस रो होता है। वहाँ पर हमने ये रिलेशनशिप भी डेवलप की कि एप्सिलॉन एक्स जो होगा इस केस में यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो -1 ओवर रो वाई है। इस फिगर में आप देख लीजिए कि रो क्या है, वो सेंटर से लेके हमारे न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन जहाँ पर हम एक्स एक्सिस को प्लेस करते हैं वहाँ तक का डिफरेंस है। हम पहले ये भी बता चुके हैं कि फ्लेक्चर फार्मूला क्या होता है, वो आपके सामने ये लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई माइनस साइन के साथ। तो अगर हम उस हुक्स लॉ का इस्तेमाल करें दोनों तरफ ई से डिवाइड करें और हम लीनियर रेंज में हों तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एम वाई ओवर ई आई। अच्छा, अब यहाँ अगर देखें ये भी एक एप्सिलॉन एक्स की रिलेशनशिप है और ये भी एक एप्सिलॉन एक्स की रिलेशनशिप है। तो हम इन दोनों को अगर बराबर कर दें तो बन जाएगा 1 ओवर रो वाई इज इक्वल टू एम वाई ओवर ई आई और y भी अगर कैंसिल कर दें तो 1 ओवर रो जिसको कर्वेचर कहते हैं वो एम एक्स ओवर ई आई होगा। अब चूंकि ये एम एक्स खुद एक x का फंक्शन है तो ये रो या 1 ओवर रो भी x का फंक्शन होगा। इसी चीज़ को हम चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू ई आई ओवर एम एक्स। जो रो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और 1 ओवर रो है वो कर्वेचर है। अब हम अगर मैथमेटिक्स से कुछ चीज़ें लें तो वहाँ से हमें ये पता है कि 1 ओवर रो यानी कि जो कर्वेचर है वो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर और पूरे का रेज़ टू पावर 3/2 होता है। लेकिन अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर ये स्मॉल है यानी 1 के मुकाबले में डी वाई बाई डी एक्स 0.1 या 0.05 या 0.001 है तो इसको हम स्मॉल कह सकते हैं और जब स्मॉल है तो हम इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो 1 रेज़ टू पावर 3/2 वो 1 ही आ जाएगा। तो हम 1 ओवर रो इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और हमें चूँकि पता है कि 1 ओवर रो क्या है तो हम यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स ओवर ई आई लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन वगैरह का ख्याल रखना पड़ेगा
और ये सेकंड डेरिवेटिव है y का, और y जो है वो इलास्टिक कर्व है जिसको हम निकालना चाहते हैं। तो लिहाजा हम उसके लिए क्या तरीका अख्तियार करेंगे, अगर हम इसको 2 दफ़ा, इस इक्वेशन को 2 दफ़ा इंटीग्रेट करें तो हमें y मिल जाएगा। पहली बार जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इलास्टिक कर्व का स्लोप यानी कि dy/dx मिलेगा, जिसका हम नाम थीटा x रख देते हैं, और ये भी x का फंक्शन है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट x डायरेक्शन में ये तब्दील होता रहेगा। और इसको हम एक दफ़ा और इंटीग्रेट करें तो हमें इलास्टिक कर्व मिल जाएगी। तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें तो अब हम राइट साइड पर देखते हैं mx/ei में e और i जो है, ई जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, आई जो है वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, और ये हमारी पूरी बीम में हम कांस्टेंट लेंगे। तो 1/ei बाहर आ जाएगा। एक दफ़ा आप मोमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, और जब आप सेकंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो 2 कांस्टेंट आ जाएंगे, और आपको मगर y का फंक्शन या y के एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि हमें मोमेंट का फंक्शन पता होना चाहिए, और हम अपने पुराने लेक्चरों में इससे पहले जो कि मैंने अपलोड किए हैं उनमें हमने इस पर काफ़ी बहस की है कि ये मोमेंट का फंक्शन कैसे निकाला जाए। उसके अलावा हमें 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से डील करना है, और उसके लिए हमें फिर बाउंड्री कंडीशन चाहिए होगी। लिहाजा हमें अगर मोमेंट का फंक्शन पता हो और हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर लें तो हमें y(x) यानी कि इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व हमें मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगी। अब x की किसी भी वैल्यू के लिए, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो भी x की वैल्यू है वो अगर हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो हमें इस जगह पर ट्रांसवर्स डिफ्लेक्शन कितना है और इलास्टिक कर्व का स्लोप क्या है वो हमें इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से बिल्कुल एग्जैक्टली हमें मालूम हो जाएगा। जिस तरह हमने बात की कि y(x) को पता करने के लिए हमें mx चाहिए, यानी कि पूरी बीम में हमें मोमेंट एक फंक्शन के तौर पर या मल्टीपल फंक्शन के तौर पर चाहिए, और हमें c1 और c2 की वैल्यू चाहिए जो कि हमें बाउंड्री कंडीशन से आएंगी। मोमेंट तो हम निकाल सकते हैं, वो हम स्टैटिक्स से निकाल सकते हैं कि हमें लोड्स पता हो, और बाउंड्री कंडीशन जो हमारे पास हैं वो कुछ इस तरह होंगी कि अगर हमारी बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है तो ये पॉइंट A यानी कि लेफ़्ट हैंड और पॉइंट B यानी राइट हैंड पर y की वैल्यू 0 होगी, यानी कि हम इसको अगर ya का नाम दें और इसको yb का नाम दें तो ya=0 और yb=0, और यहाँ से हम c1 और c2 पता कर लेंगे। अगर कैंटिलीवर बीम हो तो पॉइंट A पर, यानी कि जो इसका फिक्स्ड एंड है वहाँ पर ya की वैल्यू 0 होगी, और थीटा A यानी कि dy/dx की वैल्यू इस जगह पे 0 होगी। और अगर हमारे बीम ओवरहैंगिंग बीम है तो जो दोनों सपोर्ट हैं पॉइंट A पर और पॉइंट B पर, यहाँ डिफ्लेक्शन की वैल्यू यानी कि ya 0 होगा, यहाँ पे yb 0 होगा। बाज़ केसेस बीम लोडिंग के ऐसे होते हैं जिनमें लोडिंग में एब्रप्ट चेंज आ जाती है, यानी कि कोई अचानक रिएक्शन फोर्स या कोई कंसंट्रेटेड फोर्स आ जाती है, कंसंट्रेटेड मोमेंट बीच में कहीं पर आ जाती है, या ये होता है कि बीम का मटीरियल क्रॉस सेक्शन की शेप चेंज हो जाती है, या ये कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है वो पूरी बीम पर नहीं होता बल्कि कुछ पार्ट पर होता है। इन तमाम सिचुएशन में हम एक सिंगल एक्सप्रेशन मोमेंट की नहीं लिख सकते, बल्कि हमें ये देखना होता है कि बीम में कितने सेक्शन हैं और हर सेक्शन पर हमें अलग अलग जो है वो मोमेंट एक्सप्रेशन लिखनी होती है। तो इस केस में फिर ये होगा कि फिर हमें जो है मोमेंट इक्वेशन जितनी लिखें जाएंगी उतनी ही दफ़ा हमें अपनी इक्वेशन सेटअप करनी पड़ेगी और उतनी ही दफ़ा हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। जैसे ये मिसाल हमारे सामने है, बीम की लेंथ A to C है और लेकिन पॉइंट B पर एक फोर्स P लगी हुई है, इसकी वजह से बीम जो है उसमें 2 सेक्शन हो गए हैं A B, इस पर मोमेंट एक्सप्रेशन मुख्तलिफ होगा। दूसरा सेक्शन है BC, इस पर मोमेंट एक्सप्रेशन मुख्तलिफ होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अलग से परफॉर्म होगी और यहाँ पर इंटीग्रेशन अलग से परफॉर्म होगी। तो अब
होगा ये कि आपने जब ये 2 बार आपने इंटीग्रेशन की तो आपको 4 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल गए, जबकि बाउंड्री कंडीशन एक यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है। तो हमें 2 कंडीशन और चाहिए होंगी ताकि हम इन इक्वेशनों को सॉल्व कर लें पूरी तरह और हम अपना तमाम एक्सप्रेशन लेफ़्ट पार्ट के लिए और राइट पार्ट के लिए y के निकाल सकें। तो उसमें हम मैचिंग कंडीशन अप्लाई करते हैं। मैचिंग कंडीशन ये है कि पॉइंट B पर डिस्प्लेसमेंट की और स्लोप की कंटिन्यूटी मौजूद है, यानी कि बीम यहाँ से टूट नहीं गई है। तो नतीजा ये है कि अगर आप ये जो लेफ़्ट वाली एक्सप्रेशन होगी y या dy/dx की, अगर उससे आप डिस्प्लेसमेंट y और स्लोप थीटा कैलकुलेट करें, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए उसके जो कि आप राइट वाली इक्वेशन से कैलकुलेट करें y और थीटा। तो इनको जो आप इक्वेट करते हैं तो ये मैचिंग कंडीशन देती है, यानी कि यहाँ पर स्लोप की कंटिन्यूटी और डिस्प्लेसमेंट की कंटिन्यूटी मौजूद है, और जिसकी बुनियाद पर हमें फिर 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाते हैं। और यूँ हम दोनों हिस्सों के बारे में y ऑफ x लिख सकते हैं। अब हम अपनी इक्वेशन d2y/dx² = mx/ei को एक और एंगल से देखते हैं। पहले तो ये कि हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि mx = ei d2y/dx², और ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व हमने करना है y के लिए। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसको हमने पहले इंटीग्रेट किया था, अब हम 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहली बार हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन की तो ये dm/dx हो गया, और ये हमें पता है कि dm/dx v होता है। और जब हमने दानी तरफ डिफ्रेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हो गया ei d3y/dx³, यानी कि शेयर फोर्स जो कि ख़ुद एक x का फंक्शन है वो ei d3y/dx³ होता है। इसी को हमने एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट किया तो ये dv/dx हो गया, और ये हमें पता है कि dv/dx जो है वो इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और राइट साइड पर जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आ जाएगा ei d4y/dx4। तो गोया हम अपनी बीम इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि ei d4y/dx³ = w। अच्छा, ये ख्याल रहे कि w जो है वो अपवर्ड पॉजिटिव है, अगर w डाउनवर्ड हो तो यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा। अब इसको हम बीम इक्वेशन कहते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, यानी कि इलास्टिक कर्व की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो हम अब आगे चल के इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अच्छा, अब हम y यानी कि डिफ्लेक्शन और उसके डेरिवेटिव को मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ एसोशिएट करते हैं। अब तक हम ये काम कर चुके हैं, मगर एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं। y जो है वो डिफ्लेक्शन है और y जो है वो x का फंक्शन है। इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें तो dy/dx जो है वो इलास्टिक कर्व का स्लोप है, और ये y जो है ये इलास्टिक कर्व है। इसको अगर एक दफ़ा स्लोप को डिफ्रेंशिएट करें तो d2y/dx² हमें मिलेगा, और इसको ei से मल्टीप्लाई करें तो वो इंटरनल बेंडिंग मोमेंट है, और ये भी x का फंक्शन है। इसको अगर एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करें तो ei d3y/dx³ हमें मिलता है, वो शेयर है। और जब इसको फाइनली हम चौथी बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ei d4y/dx4 ये लोड है। इसी चीज़ को जब हम यहाँ इस तरह लिखें कि ei d4y/dx4 = -wx, माइनस इसलिए लगाया है कि लोड मोमेंट w डाउनवर्ड होते हैं। तो ये हमारी बीम इक्वेशन कहलाती है, और इसको हम सॉल्व करेंगे y के लिए, क्योंकि इसमें हमें w हमें नोन होता है और y वो चीज़ है जो कि हम मालूम करना चाहते हैं। एक दफ़ा हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमें ei d3y/dx³ मिल गया, और यहाँ से फिर हमें वो शेयर की हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी पूरी बीम पर, और हमें ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, और हमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी मिलेगा। एक दफ़ा फिर इसको अगर हम
इंटीग्रेट करें तो हमें ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो कि मोमेंट के बराबर है वो हमें मिलेगा। ये हमारी इंटीग्रेशन होगी, वो हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी और हमें दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा जो कि अननोन है। जाहिर है कि पहले वाला भी अननोन है। एक दफ़ा फिर आप इसको इंटीग्रेट करें तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। डी वाई बाई डी एक्स जो है वो थीटा होता है और ये हमारी इंटीग्रेशन हो गई जो कि हमें करनी पड़ेगी क्योंकि नोन फंक्शन है w और हमें एक तीसरा कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और फाइनली जब हम इसको एक दफ़ा और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इलास्टिक कर्व की इक्वेशन yx मिल जाएगी। तो ई आई वाई एक्स जो है वो एक टर्म जो कि 4 दफ़ा इंटीग्रेट होकर हमें मिलेगी और साथ में हमें चौथा कांस्टेंट भी मिल जाएगा। बाकी कांस्टेंट भी जाहिर है कि इसके साथ हैं और वो सक्सेसिव इंटीग्रेशन में उनके साथ x की टर्म्स भी आती रही हैं। तो अगर हमें w पता है जो कि हमें पता होता है तो हमें 4 दफ़ा ही इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे और बाउंड्री या मैचिंग कंडीशन जब हम इसके साथ लगाएंगे तो हमें एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है y का वो हमें मिल जाएगा जिससे हम y x की जिस वैल्यू पर दिल चाहे हम y निकाल सकते हैं। तो अगर तो बीम में एक ही सेक्शन है तो हमें 4 बाउंड्री कंडीशंस चाहिए, हर एंड पर 2। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये सिंपली सपोर्ट बीम है जिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड लगी हुई है फोर्स। तो लेफ़्ट हैंड पर यानी कि पॉइंट ए पर YA=0 ये हम पहले भी देख चुके हैं और हमें ये पता है कि ये जो सपोर्ट कंडीशन है ये कोई एक्सटर्नल मोमेंट नहीं लगाती बीम पर। तो वो या कि MA भी 0 होगा यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी पॉइंट ए पे 0 होगा और बिल्कुल यही बाउंड्री कंडीशन पॉइंट बी पे भी होंगी यानी कि वाई बी 0 होगा और एम बी 0 होगा यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस पर 0 होगा। चूँकि ये 0 है के बराबर है तो ई आई के बारे में ज़्यादा परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं है। और हम अगर कैंटिलीवर बीम की तरफ देखें तो पॉइंट ए पर यानी कि लेफ़्ट हैंड पर डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा और स्लोप भी 0 होगा और राइट साइड पर चूँकि कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल मोमेंट नहीं लगी हुई तो एम बी यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और वी बी यानी कि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ये दोनों भी यहाँ पर 0 होंगे। यहाँ पर ज़ाहिर इनकी कुछ वैल्यू होगी। तो ये 4 कंडीशनों से हम निकाल सकेंगे अपनी कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक कर्व। अगर हम एक और कैंटिलीवर बीम को देखें जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स तो नहीं है मगर एक सिंगल फोर्स लगी हुई है कंसंट्रेटेड, तो वहाँ पर फिर हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि जो शेयर की बाउंड्री कंडीशन है वो नॉन ज़ीरो नहीं है बल्कि उसकी वैल्यू p के बराबर है और हमें चूँकि ये p बाई कन्वेंशन पॉजिटिव है तो हमें ख्याल रखते हुए हमें फिर वो नॉन ज़ीरो बाउंड्री कंडीशन होगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हमने मैचिंग कंडीशन का जिक्र किया तो मैचिंग कंडीशन यहाँ भी होंगी कि अगर बीम में कोई अब्रप्ट चेंज है यानी कि जैसे यहाँ पर एक फोर्स लगी हुई है कंसंट्रेटेड तो अब बीम के 2 सेक्शन हो जाएंगे, एक लेफ़्ट वाला और एक राइट वाला। पहले हमने 2 चीज़ों की कंटिन्यूटी यहाँ पर रख के 2 कंडीशन मालूम की थी। अब हमें चारों चीज़ों की कंटिन्यूटी यहाँ पर इंश्योर करनी होगी जब भी फिर हमें 4 एक्स्ट्रा कंडीशन मिलेंगी। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें 4 कंडीशन चाहिए लेफ़्ट हैंड के लिए, राइट साइड के लिए हमें 4 और चाहिए, 2 कंडीशन यहाँ से मिलेंगी, 2 यहाँ से मिलेंगी, तो हमें 4 मैचिंग कंडीशन चाहिए होंगी। अब वो 4 क्या होंगी कि लेफ़्ट साइड से अगर y कैलकुलेट करें तो वो राइट साइड से जो कैलकुलेट करें उसके बराबर होगा। स्लोप लेफ़्ट साइड से कैलकुलेट करें यानी कि लेफ़्ट साइड वाली इक्वेशन से वो राइट साइड वाली इक्वेशन से कैलकुलेट करने वाले स्लोप के बिल्कुल बराबर होगा। और इसी तरह मोमेंट और शेयर की कंडीशन भी होगी। बीम डिफ्लेक्शन के बारे में जो थ्योरी मैंने पेश करनी थी वो तो हमने उस पर बात कर ली। अब हम जब कि ये तमाम जो हमने बात की है इक्वेशनों की, बाउंड्री कंडीशनों की, मोमेंट फंक्शन की, वो एक्चुअली उसको हमने लगाने कैसे, तो प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और वो मैं फिर अपलोड करूँगा
तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी दें ताकि मैं अपने जो लेक्चर हैं उनको बेहतर से बेहतर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।